हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। मैं साधना आपको कराऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट यूपी टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड मेरे इस प्रैक्टिस पेपर से आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट देखने को मिले। इससे पहले हम प्रैक्टिस पेपर्स स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन से, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया है? गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने? जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट दिया है यानी प्रत्यय जो दिया था वो गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसलेक्सिया हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन? जो डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की कठिनाई है? पढ़ने संबंधी है, व्यक्त करने संबंधी है, या खड़े होने वाली प्रॉब्लम है, या बोलने में है? जो डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी है वो रीडिंग डिसेबिलिटी है, जो कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा डब्लू को एम, डी को वी, जो सेम दिखने वाले लेटर्स होते हैं उनको बच्चा पढ़ने में दिक्कत होती है उसको। तो इस तरह की प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि जो समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल। बच्चे की नीड्स को देखते हुए ही सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज, शिक्षक को सख्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल। जो बच्चे सीखने में अक्षम है, डिसेबल है, उनको टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। जो इसमें पूछा है नॉट रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो नहीं होना चाहिए। तो आंसर इज द बी इज करेक्ट आंसर। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। जबकि आंसर क्या होना चाहिए था कि टीचर को अटेंशन देनी चाहिए, और नहीं रोल है तो आंसर इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द क्लास क्वेश्चनिंग्स बाय स्टूडेंट्स, यानी कि यदि क्लास में बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो जब बच्चे क्लास में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो टीचर को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, न कि बच्चे को रोकना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन मेनली रिलेटेड टू? जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है वो बच्चे की किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, पारासामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, या नैतिक विकास से? तो ये क्वेश्चंस है जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पेपर, उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि ग्रोथ बच्चे की किससे रिलेटेड है। तो जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिजिकली होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ जो होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, यानी फिजिकली डेवलपमेंट को ही ग्रोथ कहा जाता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम? जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन वन इज गर्भावस्था से, सेकंड पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शेष अवस्था से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गर्भावस्था से, यानी प्री नेटल एज। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और कहाँ तक होता है? कब्र तक होता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है और जब तक वो डेथ वाली कंडीशन में जाता है तब तक वो लाइफ टाइम डेवलपमेंट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय? जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक के थ्रू, या स्किनर ने लिखा है, या गैगनी ने लिखा है, या पाब्लोव ने लिखा है? जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी है वो गैगनी ने लिखी है।
Next question is, adolescence is the period of great stress, strain, storm and strike is the statement of, यानी कि जो किशोर अवस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? जयशील्ड का है, स्टेनली हॉल का है, सिम्पसन का है या क्रो एंड क्रो का है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, यानी कि जो किशोर अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये स्टेटमेंट स्टेनली हॉल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन। जो माइक्रो टीचिंग कराते हैं, जैसा कि आप सभी ने बीएड किया होगा, तभी आप यूपी टेट एग्जाम्स में आए हैं, तो ये जो टोटल टाइम होता है माइक्रो टीचिंग में, वो 35 से 36 मिनट का टाइम होता है। तो आंसर इज 36 मिनट। रॉन्ग टच हो गया। Plateaus of learning are characteristics feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made, who said it? तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉस ने दिया है, यानी सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये कथन जो दिया था वो रॉस ने दिया था। नेक्स्ट इज, यदि शिक्षक किसी कक्षा में एक छात्र को समस्या आत्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। यानी कि इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ problematic child in the class, what should he do? Punish the child, ignore the child, provide counseling to the child, send the child back to the home। तो इसमें से 3 ऑप्शंस नेगेटिव होंगे कि पनिश करेंगे, नेगेटिव है, पनिश हम बच्चे को नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते और उसे घर वापस दे देंगे, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। तो आंसर इज प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। नेक्स्ट इज, को करिकुलम एक्टिविटी आर मोस्टली रिलेटेड टू। जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है वो मोस्टली किससे रिलेटेड होती है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। गेस करिए आंसर क्या होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कराई जाती है, यानी कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी, यानी लर्निंग थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन नहीं है? कोलर ये लर्निंग थ्योरी के प्रोपाउंडर रहे हैं, स्किनर भी रहे हैं, थॉर्नडाइक भी रहे हैं, बीएस ब्लूम नहीं रहे हैं। बीएस ब्लूम ने बीएस ब्लूम रिलेटेड टू द नॉट लर्निंग थ्योरी। कोलर, स्किनर एंड जो बीएस ब्लूम है उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, यानी लर्निंग के डोमेन दिए थे। नेक्स्ट इज, मीनिंग ऑफ स्टिंगेंसन्स इन एजुकेशन इज। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? जब हम पूर्व ज्ञान यानी बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसका जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं इन क्लासरूम, बीएड में हमने किया होगा, यानी क्लासरूम में लेसन प्लान वगैरह हम बनाते हैं तो हम उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो वो किस लिए बनाते हैं? बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए। तो आंसर इज प्रस्तावना क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोडक्शंस के थ्रू हम प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट इज, मैच द कॉलम। एनिमल इंटेलिजेंस, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, लॉ ऑफ
प्रेग्नेंस एंड एडेप्टेशन। जो गेस्टाल्टवादी है पियाजे ने दिया था अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो पियाजे का हो जाएगा डी, यानी कि आंसर इज डी। देख लेना मैच करके कौन सा किसके साथ मिलता है। जो पुनर्वलन की अनुसूची जो दी थी वो BF स्किनर का था, और जो अनुकूलन का था वो थॉर्नडाइक का था। गेस्टाल्टवादी जो गेस्टाल्टवादी जो थे उन्होंने सारगर्भिता का नियम दिया था। एंड नेक्स्ट स्किनर का जो था वो पुनर्वलन की अनुसूची दी थी। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि जो डेवलपमेंट है इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का होगा, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो संविधान में जो संशोधन हुआ था जिसमें एजुकेशन को कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बनाया गया था एजुकेशन को, वो 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत बनाया गया था। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मैकडूगल थे। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? जो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल कहा गया है वो चाइल्डहुड को कहा गया है, जो कि 6 से 12 ईयर तक माना गया है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसने कही थी? ये बात गिलफर्ड ने कही थी। नेक्स्ट इज आंसर इज ए, मैच कर लेना। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, यानी कि समस्या जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके पहला स्टेप क्या होता है? डाटा कलेक्शन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रॉब्लम की पहचान होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो आंसर इज समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट इज लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। बच्चे का जो लर्निंग है, अधिगम है, वो किससे मोस्टली इफेक्ट होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालन पक्षों का विकास होना, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। यानी कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होगी बच्चे की लर्निंग? एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि सिर्फ बच्चे का मेंटली उसको ट्रेन करते रहो, या फिर डेवलपमेंट हो उसका कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल एंड साइकोमोटर, जो कि ब्लूम ने 3 लेवल ऑफ डोमेन दिए थे लर्निंग के, ये उन्हीं की बात कर रहा है। और ये टीचिंग स्टाइल विल बी ऑटोक्रेटिक, यानी कि सिर्फ टीचर ही सत्ता में रहे, बच्चे जो टीचर करे वही हो उस टाइप का, या फिर टीचर विल लीड लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव, यानी कि बच्चों को टीचर
बच्चे एक पैसिव लर्नर बन के रह जाएं। टीचर एक वही सत्ता वाला ही कि टीचर जो पढ़ा के चला गया, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं सिर्फ उसको। क्या इससे इफेक्टिव बनेगी लर्निंग? नहीं। लर्निंग जो इफेक्टिव बनेगी वो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यानी बच्चे का इसमें अ, तीनों तरह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली भी एंड अफेक्टिवली यानी इमोशनली भी, और साइकोमोटर यानी फिजिकली भी। तो इसमें तीनों डोमेन आ गए। तो आंसर इज थर्ड। विच स्टेप इज prominent in the syntax of learning model of memory level and understanding level, यानी स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो जो असामान्यीकरण, अन्वेषण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण, यानी कि जनरलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन या प्लानिंग। जो प्रेजेंटेशन होता है वो कॉमन होता है अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल में। Which of the following theory is also known as the theory of reinforcement? Reinforcement की theory also किसे कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सूक्ष्म सूझ का सिद्धांत या प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आंसर होगा रेनफोर्समेंट थ्योरी जो कहा जाता है वो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी को कहा जाता है। Which of the following stages is not the part of Brunner cognitive development theory? आंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। ये कह रहा है कौन सी अवस्था भ्रूण के संगात विकास का अंग नहीं है? तो जो अंग नहीं है वो है इसकी इंट्यूटिव स्टेज। बाकी आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, ये सारी स्टेजेस ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। Morrison has described 5 steps in the teaching model and understanding level. कौन कौन से उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हैं? प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन एंड रिसिटेशन। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर करते हैं हम चीज़ों को, फिर प्रेजेंट करते हैं, देन एसिमिलेशन होता है एंड लास्ट इज रेसिटेशन होता है। देन आंसर इज सेकंड, यानी कि सबसे पहले चीज़ों की क्या करते हैं हम? खोज करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, उसके बाद हम उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं यानी प्रेजेंटेशन करते हैं, देन आत्मीकरण करते हैं एंड लास्ट इज वाचन अव्यक्तीकरण होता है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या अनुमूल्यन। which of the following is not related with cognitive domain? cognitive domain से कौन related नहीं है? valuing, application, understanding, knowledge। जो knowledge है सबसे lowest level है cognition development का, cognitive domain का lowest level of knowledge है, then understanding आता है, then application आता है, एनालिसिस आता है, एवोल्यूशन आता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एवोल्यूशन आता है जो कि मूल्यांकन है, लास्ट स्टेज है। तो इसमें जो आंसर होगा वो नहीं होगा, वैल्यूइंग इज अ नॉट अ कॉग्निटिव डोमेन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग? लर्निंग का कर्व कौन सा नहीं है? कैनकेव, कॉम्बिनेशन टाइप, लॉन्गिट्यूडनल एंड कन्वेक्स। जो
कर्व नहीं है लर्निंग का, वो लॉन्गिट्यूडनल कर्व नहीं है, बाकी सब लर्निंग के कर्व है। 3 कर्व दिए हैं लर्निंग के, जिसमें तीनों इधर दिए हुए हैं, और जो नहीं है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस पेपर, जो कि PYQ है 2019 का, यूपी टेट में आया हुआ है CTP का। और CTP एक मेन रोल प्ले करता है आपके अदर सेक्शंस में भी। तो मेरी और भी इसी तरह के प्रैक्टिस पेपर्स पाने के लिए कमेंट करें। एंड इसमें से किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल in next video. Thanks for watching my video.